और उस बीच कहते रहे कि और ज़्यादा रिपोर्टर बनना है, इनको बनाओ पत्रकार, तुम्हारे जैसे पत्रकार बहुत सी देखिए हैं, तो और रिपोर्ट करोगे पुलिस के ऊपर, और रिपोर्ट करोगे, ये सब करते रहे, चिल्लाते रहे और पीटते रहे, गालियां ऐसी दे रहे थे कि मतलब बताने लायक नहीं है। जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउस के पत्रकार हो गए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो गए, तो उनको ये मतलब इंसान भी नहीं समझते, इंसान से भी नीचे समझते हैं उनको, मतलब बहुत बुरी तरीके से इनसे बातचीत करते। पहले मैं अपने आप को विक्टिम मान रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि जो सत्ता द्वारा सताए गए लोग हैं, किसान हैं, वो भी हमारे साथ बंद हैं, वो उनके मेरे से ज़्यादा चोटें थी, तो मुझे लगा कि इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा बाहर, तो इनके बारे में मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने एक पेन का जुगाड़ किया वहाँ, और पेन से फिर मैंने अपने जो टांगे थी उनके ऊपर नोट्स लेने शुरू कर दिए, उनके नाम लिखना, उनका उन्होंने जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो लिखना शुरू कर दिया। वो बात करते करते मुझे अपनी चोटें भी दिखाते थे, किसी की कमर में बड़े बड़े नील के निशान थे, कभी किसी के पैरों पे। असल में 6-7 बजे का टाइम होगा कि हम किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। सडनली हम देखते हैं कि बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स, दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से हैं, तो उनको पुलिस वाले गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं वापस जाओ, भागो, और गालियाँ दे रहे हैं। तो मैं और एक पत्रकार और धर्मेंद्र, वो हम वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो जब वीडियो बना रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला आता है और पहले वो धर्मेंद्र को खींचता है अंदर, तो मैं कहता हूँ कि आप पत्रकार को ऐसे मत खींचिए, तो फिर उनमें से एकदम से 1-2-3 और आते हैं और वो मुझे भी खींच लेते हैं और फिर हमारे ऊपर लठ बरसाने लग जाते हैं। तो ऐसे उस बीच में मैंने आवाज़ भी सुनी थी पुलिस वालों की तरफ से, वो रामनदीप पुनिया, और उसके बाद 2 पुलिस वालों ने मुझे खींच लिया था। तो लाठियाँ बरसाते रहे वो हमारे ऊपर, फिर हमें एक टेंट में लेकर गए, टेंट में भी हमें पीटा, और उस बीच कहते रहे कि और ज़्यादा रिपोर्टर बनना है, इनको बनाओ पत्रकार, तुम्हारे जैसे पत्रकार बहुत सी देखिए हैं, तो और रिपोर्ट करोगे पुलिस के ऊपर, और रिपोर्ट करोगे, ये सब करते रहे, चिल्लाते रहे और पीटते रहे, गालियां ऐसी दे रहे थे कि मतलब बताने लायक नहीं है। देहाती भाषा में वो लगातार गालियां दे रहे थे। चूंकि मैं उस इलाके से आता हूँ तो मुझे वो समझ में आ रही थी, जो जो बोल रहे हैं, जो जो गालियां दे रहे हैं, वो सब मुझे समझ आ रहा था, लेकिन क्या रिस्पॉन्ड करते हम। उसके बाद जतिंदर मीना साहब हैं, वो आए थे, वो उन्होंने सारे कोप्स को बाहर करा और उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है, हम आपको मेडिकल एड दिलवा के छोड़ देंगे। तो हमने कहा कि हम खुद ही मेडिकल एड ले लेंगे, मेडिकल एड दिलवाने की बात करें इसका मतलब तो आप हमारा मेडिकल करवा के लॉकअप में डालेंगे। तो वो इतना कह के वो चले गए। और मैं वो उन्होंने उनको मैंने ये भी याद दिलाया कि मैं उनसे उस दिन बात कर रहा था, 30 तारीख को ही दिन में मैंने बात की थी स्टोरी के रिगार्डिंग, उनसे बाइट लेने की कोशिश की थी। तो उन्होंने पहचान लिया था कि हाँ हाँ आप मनदीप हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, बात हुई थी दिन में, तो वो भी उन्होंने पहचान लिया था। उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर हमें एक वाइट स्कॉर्पियो में बैठा के ले जाया जाता है, अलग अलग जगह घुमाते हैं वो पहले, फिर एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेके जाते हैं। वो समझ में नहीं आया कि मुझे वो थाना ही था या क्या था, मुझे बिल्कुल उसका एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कौन सा थाना था, क्या था। तो उसमें लेके जाते हैं, तो फिर वहाँ पर मेरी जैकेट निकलवा के पंखा चला देते हैं, और वो पुलिस वाले ऐसे ऐसे अजीब अजीब बात करने लग जाते हैं कि इसकी गिरफ्तारी यहाँ से दिखा देते हैं, इसकी गिरफ्तारी रेड लाइट एरिया से दिखा देते हैं, इस तरीके से बात करने लग जाते हैं। तभी एक कांस्टेबल आता है, वो वीडियो दिखाता है, वो कहता है कि ये वीडियो वायरल हो रहा है उन पुलिस वालों को। इतना कहते ही सारे पुलिस वाले उस कांस्टेबल के साथ बाहर चले जाते हैं, और वो फिर आधे घंटे बाद आते हैं, और आधे घंटे बाद आके उन्होंने वो मुझे एक प्राइवेट गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, सिल्वर कलर की ग्रैंड i10 थी गाड़ी, और अंबेडकर अस्पताल में लेके जाते हैं। 1:40 पे मेरा वहाँ पर मेडिकल होता है। तो वो डॉक्टर जहाँ पे बैठे थे, डॉक्टर साहब को भी वो गाइड करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा मत लिखो, स्टाफ वालों के साथ पंगा है इसका। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने वीडियो देख लिया है और मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे जो करना है मैं पूरा मेडिकल करूँगा अच्छे से। तो उन्होंने मेरा पूरा मेडिकल किया। डॉक्टर साहब का मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारा मेडिकल किया। उसके बाद 3:30 बजे समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में मुझे अंदर लॉकअप में डाल देते हैं। टाइम मैं जब अस्पताल में था तो मैंने अस्पताल में नोट किया था 1:40, बिल्कुल एग्जैक्ट घड़ी में मैंने देखा था 1:40 पे मेरा मेडिकल हो रहा था। और 3:30 बजे मुझे समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में बंद करते। इस बीच में उनसे लगातार कह रहा था कि मुझे मेरे दोस्तों से बात करने दो, एडिटर साहब से बात करने दो, मेरे वाइफ से बात करने दो, लेकिन उन्होंने बात नहीं करवाई।
वो लगातार यही कहते रहते कि अब तो तू जेल से ही बात करना, तिहाड़ में ही बात करना, इस तरीके से। फिर 9 बजे मेरी वाइफ मुझसे आके मिलती हैं सुबह, और उसके बाद पुलिस वाले मुझे लेके जाते हैं तिहाड़ में और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देते हैं। और मेरे जो वकील थे उनको तिहाड़ की गेट के बाहर ही रोका रखा जाता है, उनको गुमराह रखा जाता है कि नहीं 2 बजे है पेशी, अभी नहीं है, अभी नहीं है, और मुझे पहले पेश कर दिया जाता है और मेरे वकीलों को अंदर तक नहीं आने दिया जाता। वो पहचाना तो देखो, मैंने 3-4 बार आवाज़ें सुनी, ये मनदीप पुनिया है, ये रहा मनदीप पुनिया, इसको उठाओ उठाओ, तो पहचान तो रहे थे, मुझे ये समझ में आ रहा है। और दूसरा ये था कि कोई और भी जर्नलिस्ट होता, उसके साथ धर्मेंद्र के साथ भी किया, लेकिन धर्मेंद्र को छोड़ दिया उन्होंने। वो धर्मेंद्र को ना जेल भेजा, ना उनके ऊपर कोई चार्जेस लगाए, उनको छोड़ दिया। और मेरे ऊपर आप देख रहे हैं कि 3 चार्जेस लगाए और मुझे जेल में भेज दिया। तो यही था कि टारगेट तो था। और ऐसे और बतेरे पत्रकार हैं जो अभी जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर पुलिस या फिर आप कह सकते हैं जो पावर है उन्होंने डाल रखा है अंदर। और कप्पन सिद्दीकी साहब उनमें से एक है। जेल में जब मैं बंद था तो मेरे दिमाग में जो चीज़ें सबसे पहले चल रही थी वो यही थी कि मेरे जैसे कितने ही पत्रकार थे। पत्रकार क्या कर सकता है इतनी बड़ी फोर्स के सामने, इतने बड़े स्टेट के सामने? वो रिपोर्ट कर सकता है, और ग्राउंड जीरो से मैं रिपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे सोचते सोचते पत्रकारों के बारे में सोच रहा था, तो ये भी सोचने लगा कि यार पत्रकार का काम क्या होता है, रिपोर्ट करना। चलो ठीक है, यहाँ बंद कर दिया तो यहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। और दूसरा मैंने देखा कि जो पहले मैं अपने आप को विक्टिम मान रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि जो सत्ता द्वारा सताए गए लोग हैं, किसान हैं, वो भी हमारे साथ बंद हैं, वो उनके मेरे से ज़्यादा चोटें थी। तो मुझे लगा कि इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा बाहर, तो इनके बारे में मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने एक पेन का जुगाड़ किया वहाँ, और पेन से फिर मैंने अपने जो टांगे थी उनके ऊपर नोट्स लेने शुरू कर दिए, उनके नाम लिखना, उनका उन्होंने जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो लिखना शुरू कर दिया। वो बात करते करते मुझे अपनी चोटें भी दिखाते थे, किसी की कमर में बड़े बड़े नील के निशान थे, कभी किसी के पैरों पे। और उनको जैसे प्रोटेस्ट साइटों से गिरफ्तार नहीं किया गया था, किसी को नरेला मार्केट से गिरफ्तार किया, किसी को पश्चिम बिहार से गिरफ्तार किया है, ऐसे गिरफ्तार किया गया था। और उनको ये भी नहीं मालूम था किसानों को कि उनके ऊपर क्या धाराएं लगाई गई हैं। तो ये सब था। और हमारे साइड वाली चक्की में कुछ किसान, युवा किसान बंद थे, उनको भी प्रोटेस्ट साइट से गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो वो बीच बीच में किसान लहर से जुड़े गीत भी गाते थे बेचारे। और कैदी, जितने भी कैदी जेल में थे, सब किसानों का सपोर्ट कर रहे थे, सब किसानों की इज्जत करते, और किसानों की सारे कैदी सपोर्ट में थे। और जेल का स्टाफ भी अच्छे से बिहेव कर रहा था। नहीं, आम कैदियों की तरह ही उनको ट्रीट किया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अलग से कुछ खास अखबार वगैरह ये कुछ नहीं दिया जा रहा था, ना उनके पास अखबार पहुंच रहे थे। वो जो चीज़ों की डिमांड कर रहे थे, वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो उनको मिल जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई खास ट्रीटमेंट दिया जा रहा, उनको चक्कियों में ही बंद रखा जा रहा था। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उनको खोला जाता था चक्कियों से, और उसके बाद पानी वानी भरने के लिए खोला जाता। एक सिर्फ 2 मिनट, 2-3 मिनट के उनको एक बार मेरे आगे फ़ोन करवाने दिया गया था। तो जब वो फ़ोन करवाने लेके गए उनको, तो उस ग्रुप में मैं भी था। तो उस समय बहुत सारे किसानों से बात हुई। इवन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके गांव है बनियानी, उनके गांव के गुरुद्वारा के ग्रंथी हैं 70 साल के बाबा जीत सिंह, उनको भी अंदर कर रखा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तो लंगर खिला रहे थे बुराड़ी के मैदान में, जो सरकार ने जो अलॉट कर रखा है स्थल जहाँ पे धरना करने के लिए, वहाँ पर जो कुछ किसान धरना दे रहे हैं उनको वो लंगर खिला रहे थे वहाँ पे। उनको भी अरेस्ट कर रखा 70 साल के बाबा जीत सिंह को, वो भी अपने चोटों के निशान दिखा रहे हैं मुझे। देखिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि उसको लोग सीरियस ही नहीं, मतलब जो संस्थाएं होती हैं बड़ी बड़ी सरकारी, वो सीरियस ही नहीं लेती। वो सोचते हैं कि ये ऐसे ही हैं और इनको करो बाहर। तो पुलिस का रवैया वैसे ही होता है। आप जब उनको अपना आई कार्ड वगैरह दिखा भी देते, जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेज हैं वो भी अपना आई कार्ड दिखाते हैं, तो उनको भी वो रिकॉग्नाइज नहीं करते और बोलते हैं पता नहीं है क्या है, इसको भगाओ। मेरे आके बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउस में काम करते थे, उनको पुलिस नहीं जाने देती थी प्रोटेस्ट साइट पे। कल भी जो न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकार हैं उनको भी नहीं जाने दिया गया प्रोटेस्ट साइट पे। तो ये लोग करते हैं ठीक ठाक, जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउस के पत्रकार हो गए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो गए, तो उनको ये मतलब इंसान भी नहीं समझते, इंसान से भी नीचे समझते हैं, और उनको मतलब बहुत बुरी तरीके से इनसे बातचीत करते हैं। ये समस्याएं तो हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम कोई बड़ी गाड़ी वाले या फिर जो मेन स्ट्रीम जो गोदी मीडिया है उनके पत्रकार तो हैं नहीं। हम जैसे भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं उतना करते हैं, गांव घूम घूम के और शहर जो
गांव देहात किसानों के बीच और शहरों के जो ऐसी बस्तियां जहां पर कोई नहीं जाता है, वहां पर हम लोग घूमते हैं, जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करना हमारा काम ग्राउंड जीरो से, सत्ता उसी से डरता है। पत्रकारिता का सबसे जो मतलब जोखिम भरा काम है वो ग्राउंड से रिपोर्ट करना, लेकिन सबसे ज़रूरी काम भी है। तो दोनों चीज़ें हैं, तो हमें इस ज़रूरी काम को करना होता है। और यही मुझे लगा कि इसलिए मैंने दिहाड़ से भी, और जेल कोई अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, ये आप समझिए। मैं जेल को बिल्कुल भी ग्लैमराइज नहीं करना चाहूँगा। पत्रकारिता भी कोई ग्लैमराइज पेशा नहीं है, बड़ा जोखिम भरा पेशा है ना। जेल कोई मतलब जेल को भी ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। वहाँ पे यातनाएं, आदमी मानसिक तौर पे परेशान हो जाता है। 7 फुट चौड़े कमरे में और 9 फुट लंबे कमरे में 3-3 लोग बंद होते हैं, उसी में ही सारा कुछ होता है। तो आप सोच के देखिए कि क्या क्या बीतती है। तो और आप कहीं आप खुल के सांस भी नहीं ले पा रहे होते हैं। तो जेल कोई ग्लैमर चीज़ नहीं है, ग्लैमराइज करने की चीज़ नहीं है। तो जेल बड़ी मतलब बहुत कष्ट होता है जेल में बंद होना। पैरों पे तो अभी भी निशान हैं और चोटें आराम से रिकवर कर रहे हैं। मेरा कोई हड्डी वैसा कुछ टूटा नहीं था, लेकिन अंदरूनी चोटें थी ठीक ठाक, वो ठीक हो रही हैं, रिकवर कर रही हैं। मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो उस हिसाब से मजबूत हूँ, कोई इतना नहीं है कि इतने कमज़ोर भी नहीं है। तो वो रिकवर कर रही हैं। जो घाव वगैरह हुए थे लठों से, उनके वो अब सूखने लग गए हैं, और वो मैं चाहूँगा कि मैं दिखा भी दूँ आपको। तो ये जो घाव वगैरह हैं ये सब सूखने भी लग गए हैं। तो ये सब आपको लाठी चार्ज के दौरान ही हुए थे। तो ये सब अब तो खैर नहाने धोने से जो ये नोट्स लिखे थे ये भी मिटने लग गए हैं। देखिए, पत्रकारों को तो वहाँ तक जाने ही नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी पत्रकार पहुँच रहे हैं। तो पत्रकारों के साथ कोई हर समय में मतलब चुनौतियाँ ही रहती हैं। पत्रकारों को कोई भी गोल्डन पीरियड नहीं लिया जर्नलिज्म का, हर टाइम पे पावर ने परेशान किया है। लेकिन पत्रकार क्रिएटिव लोग होते हैं, पर पत्रकार जो सही में पत्रकार होते हैं वो ढूंढ लेते हैं तरीका रिपोर्ट करने का ग्राउंड जीरो। तो हम भी जाएंगे सिंगू पे, फील्ड पे आज शाम को ही मैं सिंगू जाने की सोच रहा हूँ। तो वहाँ से रिपोर्ट करेंगे दोबारा। और जितने भी पत्रकार साथी हैं जो किसान नेताओं से भी सवाल पूछते हैं, सरकार से भी सवाल पूछते हैं, तो ऐसे ही अपने सवालों को डिस्कस करके और तीखा करेंगे। किसान नेताओं को भी हम तीखे तीखे सवाल पूछते हैं, उनके ऊपर भी तीखी तीखी स्टोरीज करते हैं। ऐसे ही तीखे सवाल सरकार से, सत्ता से भी पूछते हैं। तो जो भी जिसके पास भी जितनी जैसी भी पावर है उसके ऊपर क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि वो लोग